हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसे आप इस समय देख रहे होंगे, आपके सामने जो बुक लगी हुई है वही आपकी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है जिसका नाम है करंट अफेयर पॉइंटर का वार्षिक संकलन आपके लिए आ चुका है। आपके एग्जाम को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, लेखपाल, इन सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे फॉर्मेट को हम लोगों ने तैयार किया है अपने पीपीटी फॉर्मेट में, ताकि आप देख सकें ये सारी चीज़ें, ताकि आपके लिए विजिबल हो सकें, आपके लिए सुविधाजनक हो सके, आप आसानी से इसे पढ़ सकें। इसलिए इस पूरे सेशन को पीपीटी फॉर्मेट में तैयार किया गया है। और इसका एक अन्य रीजन ये भी है कि कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको ये पूरी बुक का एनालिसिस जो समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपकी ये किताब लॉन्च की जाती है, इस किताब का पूरा एनालिसिस आपके एग्जाम के लिए हमेशा पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है, जो आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ इतनी विजिबल नहीं होती है ताकि आप इसको आसानी से सुविधाजनक रूप से पढ़ सकें। और आपकी जो ये किताब है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्ज़ाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी बुक से आने वाले हैं, जो आपके पीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के होने वाले हैं। तो इसीलिए आपका ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से तैयार किया है। तो सारे लोग तैयार हो जाइए अपने इस वार्षिक संकलन के इस पूरे वीडियो एनालिसिस श्रृंखला को देखने के लिए, जिसमें हम लोगों ने इसके पूरे परिदृश्य को, यहाँ पे पूरे घटनाक्रम को डिस्कस किया है, जिसमें आप राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, विविध, उसके अलावा संक्षिप्त किया, आपका आर्थिक परिदृश्य, उसके अलावा ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वैज्ञानिक परिदृश्य है, यानी जितने भी टॉपिक हैं सबका एनालिसिस होगा, कंप्लीट ऑपरेशन। ठीक है, तो सारे लोग तैयार हो जाइए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। चलिए आइए आज पढ़ते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक परिदृश्य के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को वन लाइनर सेशन में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य की तरफ और इसको हम डिस्कस करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है वैज्ञानिक परिदृश्य में, कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसरो ने किस मिशन के लिए वृहत मानव अनुकूल ठोस रॉकेट बूस्टर का HS-200 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और ये आपका जो सेशन है काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी स्पीड में चलेंगे ताकि आपकी चीज़ें कवर भी हो जाएं, आपका ज़्यादा टाइम लॉस भी ना हो और आपको वो सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आसानी से उपलब्ध भी हो जाएँ, जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। आइए बढ़ते हैं। तो ये किसके द्वारा, कौन सा किया गया है? गगनयान मिशन। कौन सा? गगनयान मिशन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसी मिशन के लिए। ठीक है, और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह हासिल करने की योजना बनाई है? तो GSAT-2 उपग्रह को हासिल करने की योजना बनाई है भारतीय नौसेना ने। किस क्षेत्र में? तो हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी प्रभुता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, किस एरोस्पेस कंपनी ने हरित उपग्रह प्रशोधन का परीक्षण किया है? ये किया गया है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के द्वारा। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जीवन सहायक प्रकृति की जांच के लिए यहाँ पर एंड्योरेंस मिशन का जो अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड्योरेंस मिशन तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो नॉर्वे से लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की विद्युत विभव। क्या है इसका मिशन? क्या है? तो पृथ्वी की विद्युत विभव इसका उद्देश्य है। इस मिशन का नॉर्वे से नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये वही नासा है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, DRDO की जब स्थापना हमारे देश में हुई थी, भारत में। ठीक है, किस देश ने एक नए संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये नए संचार उपग्रह का लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, याद रखिएगा। और इसी चाइना के द्वारा नए संचार उपग्रह का संचालन किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ज्वांजिंग 6D, इसका नाम रखा गया है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपको पता है इस बार 14वीं जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भी चाइना के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में जापानी खगोलविदों के द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है?
जापानी खगोलविदों के द्वारा खोजी गई है। सबसे पहला जो आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। और ये सबसे दूर जो आकाशगंगा का खोज किया गया है, इसका नाम क्या है? HD1 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, नाम है HD1। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। ये एलन मस्क की कंपनी है, याद रखिएगा। जो दुनिया के सबसे इस समय अमीर व्यक्ति बने हुए हैं एलन मस्क, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? तो NROL-87 इस जासूसी उपग्रह का नाम रखा गया है। और भारत के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र ने किसके साथ में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के साथ में ये समझौता किया गया है राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र के द्वारा। और आपको पता है 12 तारीख को आपका एग्जाम है। ये उस सेशन जो आपका है उस आपके एग्जाम के लिए, MPPCS के एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम के बारे में, उनके अलग अलग परिदृश्य के माध्यम से, ठीक है। एसके परियोजना क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसको एसके परियोजना कहा जाता है। और हाल ही में खगोलविदों के द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? स्ट्राइट्स का नाम क्या है? दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? तो 2020 XL5 इसका नाम है, जिसकी खोज पैन स्टार्स 1 सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिरा करके सेवा मुक्त करने की योजना बनाई है? किसके द्वारा योजना बनाई गई है? अंतरिक्ष जो स्टेशन है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिरा करके नष्ट करने की योजना, तो नासा के द्वारा एक प्रकार से उसको सेवा मुक्त किया जाएगा, नया फिर से वहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा। तो ये इसको नासा के द्वारा गिरा करके इसको सेवा मुक्त किया जाएगा। और कब तक? तो यहाँ पर 2031 तक, 2031 तक ये आपका सेवा मुक्त करने का प्रस्तावित वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है एस्का यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो इसमें शामिल होने वाला देश है स्विट्जरलैंड, जिसे विश्व का यहाँ पर विश्व धरती का जो एक प्रकार से स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। के सिवान के अध्यक्ष, उनके स्थान पर एस सोमनाथ इस समय नए अध्यक्ष बन गए हैं। किसके? तो इसरो के। और किस देश ने 3 MDA-SAT-1 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, इसरो के द्वारा ये किया गया है आपका परीक्षण, जो आपका है क्रायोजेनिक इंजन का गगनयान के लिए, ठीक है। गगनयान के लिए इंजन का परीक्षण किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये महेंद्रगिरी पर्वत है। कहाँ पर? तमिलनाडु से। महेंद्रगिरी जो क्षेत्र है तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी पर्वत तो आपका ये पड़ता है छत्तीसगढ़ ओडिशा के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। और ये आपका महेंद्रगिरी क्षेत्र जो है तमिलनाडु में, जहाँ पर इस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और वह भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था, उसको निष्क्रिय किया गया, उसका नाम क्या है? तो INSAT-4B। इसका जो परीक्षण है 2007 में 12 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था INSAT-4B को। और पोस्ट मिशन डिस्पोजल से गुजरने वाला या भारतीय भूस्थिर कौन सा उपग्रह था? यानी 21वां उपग्रह था, जिसको एक प्रकार से पोस्ट मिशन डिस्पोजल या फिर उसे सेवानिवृत्त किया गया है, ठीक है। तो उसका नाम है, जो अभी 21वां है, तो उसका नाम है INSAT-4B। नेक्स्ट हमारा है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी AISP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी हैं? तो उनका नाम है जानवी डांगेती। कौन? जानवी डांगेती बन चुकी हैं पहली भारतीय, जिन्होंने यहाँ पर
इंटरनेशनल एयर और स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली महिला बनी हैं, भारतीय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। और ये कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा जो आपकी है, इसने कब तक बनाने की घोषणा किया है? तो 2026 तक। नेक्स्ट हमारा है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया? तो ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सहयोग भी इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नासा कौन से देश का जो है एक प्रकार से यहाँ पर स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की है। जापान की कौन सी है? जाक्सा है। रशिया की कौन सी है? तो रोसकॉसमॉस है। कभी कभी इन एजेंसियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नासा ने साइके मिशन, कौन सा मिशन का नाम है? साइके मिशन। इसको कब लॉन्च करने की घोषणा की है नासा ने? तो अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है नासा के द्वारा, जिसका उद्देश्य है साइके नाम के एक क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यहाँ पर IXPE मिशन का प्रक्षेपण किया गया है? तो नासा के द्वारा। ज़्यादातर जो आपके यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी या तो भारतीय संस्थान से जुड़ी होंगी या फिर नासा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध किया जा रहा है वो नासा के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण आविष्कार हाल ही में चाइना के द्वारा किए गए हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में। ठीक है, तो मिशन का प्रक्षेपण किसने किया? नासा, अमेरिका के द्वारा। कब किया गया? तो 9 दिसंबर 2021 को, जिसका पूरा नाम क्या है? ये आपका IXPE का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मिशन है संयुक्त प्रयास है किसका? तो नासा का, इटली अंतरिक्ष एजेंसी का और 12 अन्य देशों का इसमें योगदान हासिल है। इस प्रक्षेपण में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है? तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 का प्रयोग किया गया है। स्पेस एक्स का यानी आपकी जो एलन मस्क के जो निजी एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी, उसी के फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। और इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से इसका जो है प्रक्षेपण किया गया है। यह अंतरिक्ष यान किस रूप में कार्य करेगा? तो एक एक्सरे वेधशाला के रूप में कार्य करेगा ये जो अंतरिक्ष यान है। और IXPE मुख्य रूप से अवलोकन करेगा किसका? तो क्रैब नेबुला का। क्रैब नेबुला का ये आप एक प्रकार से अवलोकन करेगा। ये क्रैब नेबुला अवशेष किसका है? तो मृत तारे का। ठीक है, जो आपके मृत तारे हैं उन्हीं का एक अवशेष है क्रैब नेबुला, जिसके अवलोकन करने के लिए इस अंतरिक्ष यान को एक प्रकार से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान ने पहली बार सौर वायुमंडल में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की है? यानी कौन से अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की है? तो वो है नासा का। नासा के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्कर सोलर प्रोब जो एक प्रकार से सौर वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, किसका? तो नासा का। सूर्य का ऊपरी वायुमंडल जहां से यह अंतरिक्ष यान होकर गुजरा, उसका नाम, उसको क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, कोरोना उसको नाम कहते हैं। और ये आपका बीमारी नहीं है कोरोना, बल्कि सूर्य का ऊपरी आवरण है जिसको कोरोना कहा जाता है। और किस एजेंसी ने विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ में समझौता किया है? कौन सी एजेंसी ने? तो इसरो यानी हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, भारत की जो एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ समझौता हुआ है, जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2021 से 2023 के दौरान इन सारे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। और किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिनजियांग 605, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, शिनजियांग 605, जब भी कभी भारत और उसके पड़ोसी देशों के द्वारा किसी मिसाइल का या उपग्रह का परीक्षण किया जाता है तो उसके बारे में आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और शिनजियांग 605 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। और भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशन हेतु किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो अनिल मेनन को चुना गया। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा
अनिल मेनन को चुना गया है इस परीक्षण के लिए, इस प्रकार से शोध प्रशिक्षण के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए। नेक्स्ट हमारा है नासा के जिस टेलीस्कोप ने प्रॉन नेबुला का चित्र जारी किया है उसका नाम क्या है, तो हब्बल टेलीस्कोप ने। और ये आपका जो प्रॉन नेबुला है ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो लगभग 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है प्रॉन नेबुला, जिसके अभी हाल ही में चित्र जारी किए गए हैं हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा। और ये किस नाम से जाना जाता है प्रॉन नेबुला को, तो IC 4628 के नाम से भी इसको जाना जाता है। IC 4628 के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ने वाला रूसी डॉकिंग मॉड्यूल क्या है। यहाँ पर रूसी डॉकिंग मॉड्यूल कौन सा है, तो उसका नाम है प्रिचल। क्या नाम है, प्रिचल उसका नाम है। यूएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ा है रूसी डॉकिंग मॉड्यूल। और चंद्रमा के लिए संयुक्त मिशन नाम क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन शामिल है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं इस मिशन के अंतर्गत, तो भारत और जापान के संयुक्त मिशन के अंतर्गत इसको विकसित किया जा रहा है ये। और भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है, तो उसका नाम है धवन-1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत के द्वारा पूरी तरह से निजी तौर पर विकसित किया गया पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा है, तो उसका नाम है धवन-1। धवन-1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है किसके द्वारा, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रखिएगा कहाँ पर, हैदराबाद में। और शियान-1 उपग्रह कौन सा, शियान-1 उपग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शियान-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, तो इस देश का नाम है चाइना। कौन सा, चाइना वो देश है जिसके द्वारा शियान-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रहीय रक्षा परीक्षण मिशन कौन सा, ग्रहीय रक्षा परीक्षण मिशन कौन सा है, तो उसका नाम है डार्ट। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो डार्ट मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो नासा का यह मिशन है, याद रखिएगा ग्रहीय रक्षा परीक्षण मिशन, जिसका पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड डिटोरेक्शन टेक्स्ट जो है इसका नाम रखा गया है पूरा नाम। और वह रॉकेट जिसके माध्यम से विश्व के पहले ग्रह रक्षा मिशन डार्ट को लॉन्च किया गया, तो ये वही रॉकेट है फॉल्कन 9 ब्लॉक 5। ये आपकी एलन मस्क की जो आपके निजी अंतरिक्ष एजेंसी है उसी के द्वारा इस रॉकेट को यहाँ पर दिया गया है फॉल्कन 9 ब्लॉक 5, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वह संस्थान जहाँ के खगोलविदों ने मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमीटर की खोज की है, तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमीटर की। नेक्स्ट हमारा है गाओफेन, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाओफेन नाम का अभी हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, जिसको कौन से देश ने लॉन्च किया है, तो ये चाइना के द्वारा। कई सारे आपको हमने अभी डिस्कस भी किया था कि चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके द्वारा लगातार काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं इस समय इसी के द्वारा कई सारे उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पावर को बढ़ाने में जुटा हुआ है इस समय चाइना। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रशिया। रूस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और भारत सरकार के नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से भारत के जिस व्यापक भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र। कौन सा, भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है वह मिशन जिसे नासा के द्वारा 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, लूसी मिशन। ठीक है, कौन सा, तो इसका नाम है लूसी मिशन, ध्यान दीजिएगा, जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लूसी मिशन जो है किसका अध्ययन करेगा, तो ट्रोजन जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एक प्रकार से क्षुद्रग्रह हैं, उनका अध्ययन करेगा। और वह देश जिसने गाओफेन 1103 नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा। और भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑर्बिटरी यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है
का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है जो हमारे देश में महाराष्ट्र में इसकी निर्माण की गई है। और वो भारतीय संस्थान जिसके वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी से 725 प्रकाश वर्ष दूर बृहस्पति से भी बड़े ग्रह की खोज की गई है। बृहस्पति से भी बड़े ग्रह की खोज की गई है। और ये उसका किसके द्वारा? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। एक्चुअली ये संस्थान हमारे देश का है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये अहमदाबाद में एक संस्थान है जिसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। उसी के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी से लगभग 725 प्रकाश वर्ष दूर बृहस्पति से भी बड़े ग्रह की खोज की गई है। जिसमें नेक्स्ट हमारा है 10 नवंबर 2021 को नासा तथा स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया अभियान कौन सा है? तो उसका नाम है क्रू 3। और क्रू 3 अभियान में मिशन कमांडर के रूप में शामिल भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं? तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? राजाचारी। राजाचारी भारतीय मूल के अंतरिक्ष में एक नासा अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चेतावनी के अनुसार पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला क्षुद्रग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है 4660 नेरियस। और अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला यांग यापिंग बनी है। और कटोल L6 चोंड्रा इट उल्कापिंड में ब्रिजमेनाइट खनिज की उपस्थिति का पता लगाने वाला संस्थान कौन सा है? तो उसका नाम है IIT खड़गपुर। हमारे देश के IIT खड़गपुर के द्वारा यहाँ पर ब्रिजमेनाइट खनिज की जो है यहाँ पर उपस्थिति का पता लगाया गया है। और विश्व का प्रथम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम क्या है? गुआंगमू अथवा SDG-SAT-1 प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। अभी तक जितने भी आपने यहाँ पर प्रक्षेपण देखे हैं, ज़्यादातर सारे जो प्रक्षेपण हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? तो चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा किए गए हैं। और नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मिशन लूसी लॉन्च किया गया है। और नासा के मिशन लूसी को फ्लोरिडा स्थित कैप कैनरेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से जिस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? एटलस V401। क्या नाम रखा गया है? एटलस V401 इस रॉकेट का नाम रखा गया है जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। और विश्व में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जो आपका सांझी प्रांत से लॉन्च किए गए चीन के प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह का कोड नाम क्या है? इसका कोड नाम क्या रखा गया है? ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जो साझी प्रांत में पड़ता है एक प्रकार से चाइना के, ये इसका कोड नेम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है जी, यानी XIHE इसका जो कोड नेम रखा गया है। और वह संस्था जिसे 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी भारतीय अंतरिक्ष संघ लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर 2021 को। अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ कौन सा है? तो ये आपका भारतीय अंतरिक्ष संघ, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है। और भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं? लॉर्सन एंड टुब्रो हैं, नेल्को यानी टाटा ग्रुप है, वन वेब शामिल है, भारतीय एयरटेल है, मैप माई इंडिया है, वॉल चंदर इंडस्ट्रीज है और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये सारे आपके एक प्रकार से संगठन इस भारतीय अंतरिक्ष संघ के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसकी डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, तो उसका नाम है नासा, जिसके द्वारा डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन कहाँ पर है? तो बेंगलुरु। इसने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 75 स्टूडेंट सैटेलाइट्स कंसोर्टियम मिशन 2022। कौन सा? 75 स्टूडेंट्स कंसोर्टियम सैटेलाइट, आपका सैटेलाइट कंसोर्टियम मिशन 2022 जो है, इसको 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में हमारे देश की आज़ादी के इसको लॉन्च किया गया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन ने वर्ष 2022 तक छात्रों के द्वारा
निर्मित उपग्रहों को डिजाइन एवं लॉन्च करने हेतु सहयोग किया है। किसमें, किसके किसके द्वारा, तो TMIST इजराइल की, CSPD सर्बिया और यूनिसेक जापान के साथ में यहाँ पर सहयोग किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण किया है, उसका नाम क्या है, हेंसन क्रेटर। ठीक है, किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसका नामकरण हेंसन क्रेटर किया गया है। कौन सा, कहाँ पर, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला अमेरिकी व्यक्ति जिनके नाम पर हेंसन क्रेटर का एक प्रकार से नामकरण किया गया है, तो हेंसन क्रेटर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर। ठीक है, डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से, यहाँ पर सार के बारे में पूछा गया है, सार से प्रक्षेपित। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन, कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में। सार से प्रक्षेपित इसरो का वह मिशन जो असफल रहा है, कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है, तो वो GSLV F10 EOS-03 जो आपका मिशन है, ये श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और ये इसरो के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था असफल रहा था। और ये है क्या, तो एक भू अवलोकन उपग्रह था। कौन सा, भू अवलोकन उपग्रह था, याद रखिएगा। और 23 जुलाई 2020 को वेनचोंग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र कहाँ पर, हैनान प्रांत में, चाइना में, इससे प्रक्षेपित चीन का मंगल मिशन है। कौन सा, तो ये एक प्रकार से चाइना के द्वारा प्रक्षेपित मंगल मिशन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तियानवेन-1। क्या नाम है, तियानवेन-1 उसका नाम है, जिसे वेनचोंग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र जो चाइना में है उसी के द्वारा वहीं से लॉन्च किया गया था मंगल मिशन के रूप में। और मंगल मिशन तियानवेन-1 ये शामिल है किसमें, एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। यानी इस मिशन में आपके इस जो प्रक्षेपित किया गया है तियानवेन-1 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो एक ऑर्बिटर इसमें है, एक लैंडर है और एक रोवर इसमें शामिल है। और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा के अनुसार चाइना के प्रथम मंगल रोवर को नाम क्या दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है झुरोंग। क्या नाम दिया गया है, झुरोंग इसको नाम दिया गया। याद रखिएगा, चाइना के पहले मंगल रोवर को नाम, जो आपका ये मंगल रोवर इसमें शामिल है, देख रहे हैं आप, ऑर्बिटर, लैंडर और यहाँ पर एक रोवर शामिल है इसमें। नेक्स्ट हमारा है तियानवेन-1 मिशन में शामिल लैंडर एवं रोवर मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में स्थित किस विशाल मैदान पर लैंड हुए हैं, तो उसका नाम है यूटोपिया प्लैनेटिया। क्या नाम है, यूटोपिया प्लैनेटिया इसका नाम है। जो तियानवेन-1 मिशन के अंतर्गत लैंडर और रोवर शामिल थे मंगल ग्रह के लिए, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित इसी आपके विशाल मैदान पर उतरे हैं। और मंगल ग्रह पर झुरांग रोवर के सफल संचालन के साथ ही इस ग्रह पर किसी रोवर के लैंड एवं संचालित करने वाला चाइना विश्व का दूसरा देश बन चुका है। इसी के साथ चाइना विश्व का दूसरा देश बन चुका है जिसने मंगल ग्रह पर अपने रोवर को उतारा है, लैंड किया है। और इसके पहले देश कौन सा था, तो अमेरिका है। ठीक है, दूसरा कौन सा बन गया है, चाइना। अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी घटनाओं पर जो आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं, पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, भारत के पहले जैविक अपशिष्ट संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में। इस सेशन को हम लोग काफ़ी तेज़ी से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसे पॉइंट हैं जिनको अपने अलग अलग परिदृश्य में, अपने नेशनल में, इंटरनेशनल में अलग अलग घटनाक्रमों में हम डिस्कस कर चुके हैं संक्षिप्तियों के माध्यम से भी। ठीक है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का। कहाँ पर, तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसका विषय है भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि, यानी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसकी थीम रखी गई है। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना विभाग मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक बाजार में भारत के अवसर पर
रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर एसोसिएशन विज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका नाम है राजस्थान। हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, याद रखिएगा। ये एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। और विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? एस्टोनिया। अभ्यास का नाम है लॉक्ड शील्ड 2022। कौन सा? लॉक्ड शील्ड 2022 इसका जो है नाम रखा गया है। एस्टोनिया के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। और 30 मई 2022 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में इसके अनुसार विश्व का सबसे तेज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो उसका नाम है फ्रंटियर। कहाँ का है? तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, जिसकी जो क्षमता है, जिसकी गति है 1.102, यहाँ पर एक्साफ्लक्स इसकी क्षमता है, याद रखिएगा। इसकी गति है फ्रंटियर, जो अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका का ये सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। और ये जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में इसे स्थापित किया गया है। और टॉप 500 की सूची में कौन कौन से भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं जिनको स्थान दिया गया है? तो इसमें 111वें स्थान पर है परम सिद्धि, प्रत्यूष का स्थान 132 और मिहिर का स्थान है 249वां। अगला हमारा है लिनपैक बेंचमार्क पर। किस पर? लिंचमैक बेंचमार्क पर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति कितनी है? तो 4.6 पेटाफ्लॉप्स। उसके अलावा किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर ई पुंगुझली। इनको प्रदान किया गया है पेटेंट। और ये किस संस्थान की महिला वैज्ञानिक है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की, IIT मद्रास की ये वैज्ञानिक हैं। और इनके द्वारा किस चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया है? तो बेंजो बी थियोफीन के द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के किस संस्थान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया गया है? परम प्रवेगा को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई। IISc बेंगलुरु में परम प्रवेगा की। और हाल ही में हैक प्रूफ क्वांटम संचार टेक का प्रदर्शन किसने किया है? तो ये प्रदर्शन किया गया है इसरो के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक का आयोजन किया गया है? ओपन डाटा वीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन डाटा वीक का आयोजन आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन 17 से 21 जनवरी तक किया गया है। सभी स्मार्ट सिटीज़ में डाटा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। और 16वें इंडिया डिजिटल समिट 2022 का आयोजन किया गया है 11 से 12 जनवरी को इंटरनेट एंड बैंकिंग मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट एंड बैंक मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है। 16वें इंडिया डिजिटल समिट का विषय क्या है? तो सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप जो है इसका मुख्य विषय है इस बार 16वें इंडिया डिजिटल समिट का। नेक्स्ट हमारा है देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीकी से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? हमारे देश में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष प्रकार से ब्रेल तकनीकी का विकास किया गया है, जिसका नाम है डिजिटल एबॉशिंग तकनीकी, जो इसका नाम है रखा गया है। और यह नवोन्मेषीय प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की है? यानी इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया या कार्यान्वित किया गया है? तो ये NATMO के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NATMO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है NATMO भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। और वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है? तो उसका नाम है टिकटॉक। कौन सा? टिकटॉक ऐप है जिसको सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। और भारत का प्रथम इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्रांसपोर्ट का मतलब है सिंपल सा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उन्हीं के द्वारा, यानी नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ पर? डासना गाजियाबाद में इसको लॉन्च किया गया इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। नेक्स्ट हमारा है ASIGMA इन हाउस मैसेजिंग ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, जिसका पूरा नाम है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ये भारतीय सेना के द्वारा विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण का आयोजन कब किया गया है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, तो 14 से 16 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया है। और इसकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ग्लोबल मीट्स लोकल। और सम्मेलन के आयोजक कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्रालय, भारत एवं कार्नेगी इंडिया, इन सभी लोगों के संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। और यह सम्मेलन किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो भू प्रौद्योगिकी से, यानी जियो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ट्रू कॉलर के अनुसार वर्ष 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। पहले 3 स्थान पर कौन देश हैं? यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है ब्राज़ील, उसके बाद पेरू, उसके बाद है यूक्रेन। चौथा कौन सा है? तो चौथा है भारत। केंद्र सरकार के द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ पर? जैतपुर, महाराष्ट्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैतपुर, महाराष्ट्र में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। और इन रिएक्टरों को किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो इन रिएक्टरों को फ्रांस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और आपको पता है फ्रांस से राफेल भी भारत आया था। टोटल 36 राफेल भारत आ चुके हैं। कहाँ से? फ्रांस से। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार जैतपुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी टोटल क्षमता कितनी होगी? 9,900 मेगावाट। 9,900 मेगावाट के साथ ही सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल कौन सा बन जाएगा? तो क्या है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है जो आपका ABU रोबकॉन है। और उसके अलावा अगर हम बात करें ABU रोबकॉन 2022 का जो आयोजन है ये कब किया गया है? तो अगस्त 2022 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ABU रोबकॉन 2022 की थीम क्या है? तो लागोरी इसकी थीम रखी गई है इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता यानी ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजक कौन है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इस बार का इसका आयोजक है यहाँ पर यूनियन। और किस एजेंसी ने मोबाइल प्लेटफॉर्म में नाविक संदेश सेवा प्रदाता करने हेतु ओप्पो इंडिया से समझौता किया? किसके द्वारा? तो ओप्पो के साथ में ये समझौता किया गया है। और किसने किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपका समझौता ओप्पो इंडिया के साथ में किया गया है। भारत ने किसके साथ मिलकर के संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के साथ मिलकर के ये समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। महासचिव कौन है? तो हॉलिन झाओ इसके इस समय महासचिव हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? कौन से देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया? तो भारत के द्वारा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रुद्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार के द्वारा रुद्र अपना पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में टेक्निवर्स 75 का उद्घाटन करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के तहत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने सभी के लिए इंटरनेट को सुलभ बनाने हेतु किसकी शुरुआत की है? तो शुरुआत की गई है डिजिटल पेमेंट गेटवे की। किसका शुरुआत किया गया? डिजिटल पेमेंट गेटवे को शुरुआत किया गया, याद रखिएगा। और अगला हमारा है NIXI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत
एक गैर लाभकारी संगठन जिसे पंजीकृत किया गया है। कब? तो 19 जून 2003 को यहाँ पर पंजीकृत किया गया था। और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट विषय के साथ किया गया है 8 से 11 नवंबर 2021 के बीच में इसका आयोजन। इसमें इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के आयोजनकर्ता कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन दोनों लोगों के संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। वह कंपनी जिसने 1 नवंबर 2021 से चीन में अपनी सेवाएं पूरी तरह से रोक दी हैं, यानी कौन सी कंपनी है जिसने चाइना में अपनी सेवाएं पूरी तरह से रोक दी हैं? तो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? याहू के द्वारा ये किया गया है। और भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा जिस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है उसका नाम है उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड देहरादून में आईटी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार का या हमारे देश का पहला यहाँ पर इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। और वो देश कौन सा है जिसके साथ MK-4554 टॉर्पीडो खरीदने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया भारत सरकार के द्वारा अमेरिका के साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिकों के एक दल ने गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए जिस कचरे का प्रयोग किया है वो कचरा किसका है? तो चाय और केले के कचरे का प्रयोग किया गया है। चाय और केले के कचरे का प्रयोग किया गया है कार्बन तैयार करने के लिए सक्रिय, यहाँ पर गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए चाय और केले के कचरे का प्रयोग किया गया है। और लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीकी जो ताप विद्युत संयंत्रों के पुर्जों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल तथा हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसको, ये जो आपका है हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको तैयार किया गया, इसको विकसित किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय के द्वारा पहली बार विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है 7 अक्टूबर 2021 को। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो सर्फ सार्क के द्वारा इसको जारी किया गया है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। उसके अलावा भारत का स्थान कौन सा है? तो 59 टोटल देश हैं, 110। नेक्स्ट हमारा है, स्कूली छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार तथा रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से अटल इनोवेशन मिशन इसरो तथा CBSE द्वारा प्रारंभ कार्यक्रम कौन सा है? तो ये कार्यक्रम है अटल स्पेस चैलेंज 2021। कौन सा? अटल स्पेस चैलेंज 2021 ये कार्यक्रम है। और देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, कौन सा? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। और सबसे पहले हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा किसने दिया था? जॉन ब्रोकिंस ने, दक्षिण अफ्रीका के रसायन शास्त्री हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठित किया गया था 2003 में। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 2006 में। नेक्स्ट हमारा है जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात। जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात यानी जिसको कहते हैं ग्रीन स्टील, इसका उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला देश कौन सा बना है ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला? तो ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? उसका नाम है स्वीडन। और वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ITU के द्वारा। ठीक है, ITU यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 194 देश शामिल हैं। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 10वीं। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग 10वीं है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका।
नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण रोड मैप इस अवधि हेतु जारी किया गया है। तो 2020 से 2025 यानी लगभग 5 वर्षों के लिए ये आपका रोड मैप जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इथेनॉल सम्मिश्रण रोड मैप। और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में चिकित्सीय रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए भारत के पहले रेडियो आइसोटोप उत्पाद रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। अब अगर हम बात करें तो कुछ चिकित्सा विज्ञान के बारे में, चिकित्सा से संबंधित कुछ वैज्ञानिक जो खोजें हैं, महत्वपूर्ण जो आविष्कार किए गए हैं या नए नए जो पहल शुरू की गई हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस पूरे 1 वर्ष के अंतर्गत आने वाले। मई 2022 में प्रमुख रूप से भारत के किन राज्यों में टोमेटो फ्लू, ये तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो केरल में, उसके बाद ओडिशा में। ये आपका हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पुर्तगाल सहित कई देशों में फैले मंकी पॉक्स रोग का कारण कौन सा है? मंकी पॉक्स रोग, इसका कारण कौन सा है? इसका कारण है मंकी पॉक्स जीवाणु। कहाँ कहाँ पर? तो यूनाइटेड किंगडम में, स्पेन में, पुर्तगाल, इन सारे देशों में फैला हुआ है। और हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, इसका अनावरण किस मिशन के तहत किया गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की गई है। और कोविड-19 से सुरक्षा हेतु डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? किससे? तो कोविड-19 से सुरक्षा हेतु डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में आने वाला यह क्वेश्चन है कि डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है कोविड-19 का? तो आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट हमारा है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस कोविड टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी है? तो उसका नाम है स्पुतनिक लाइट एकल खुराक, यानी एक प्रकार से सिंगल डोज का ये आपका टीका है। स्पुतनिक रशिया के द्वारा विकसित किया गया था। और डॉक्टरों ने एक अमेरिकी व्यक्ति में किसके हृदय का प्रत्यारोपण किया है? तो सुअर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। अमेरिकी व्यक्ति में एक अभी हाल ही में हृदय का जो है, सुअर के हृदय के प्रत्यारोपण किए गए हैं डॉक्टरों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? तो मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय यूएसए के द्वारा किया गया है। और जिसमें हृदय प्रत्यारोपित किया गया, उनका नाम है डेविड बेनेट। डेविड बेनेट 8 मार्च 2022 को इनकी मृत्यु भी हो गई है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन, कौन सा? अगला जो वेरिएंट है बहुत ही खतरनाक वायरस था। डेल्टा क्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया था? तो साइप्रस में मिला था डेल्टा क्रॉन। और अभी हाल ही में उद्घाटित भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम का विकास किसने किया है? तो माधव बाग क्लिनिक ने। ठीक है, माधव बाग क्लिनिक के द्वारा ये आपका विकास किया गया है। कौन सा? तो इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा है, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने ओमिक्रॉन नामक एक कोविड-19 वेरिएंट का कौन से नाम से? तो ओमिक्रॉन, अभी हमने देखा था डेल्टा। ठीक है, उसके बाद ओमिक्रॉन नाम के कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने हेतु कौन से किट का विकास किया है? तो ओमिश्योर का ICMR के द्वारा विकसित किया गया, यानी हमारे भारत की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के द्वारा ओमिश्योर के नाम से, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाना है? तो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और किस देश में सबसे पहले कोविड-19 के नए वेरिएंट? अगला हमारा क्या है, किस देश में सर्वप्रथम कोविड-19 के नए वेरिएंट, नाम क्या है? IHU इसका नाम है। IHU का पता चला है कौन से देश में? तो फ्रांस में ये नया कोविड-19 का वेरिएंट है। और अगला हमारा है, किस देश में फ्लोरोना, कौन सा? फ्लोरोना कोविड-19 प्लस फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। ठीक है, यानी फ्लोरोना का मतलब होता है कोरोना प्लस फ्लू, यानी दोनों का संक्रमण एक साथ मिला है। और कहाँ पर? तो इजराइल में। ठीक है, यानी दो रोगों का संक्रमण एक साथ प्राप्त हुआ है इजराइल में। और हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम की
तो बेंगलुरु में, ये आपका कर्नाटका में शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लोगों को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने में मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने इस कार्यक्रम में किसके सहयोग से इसकी शुरुआत की है? तो नीति आयोग के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित ओम क्या है? ये ओम अभी हाल ही में विकसित किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस समय। तो ओम है क्या? तो ओम एक प्रकार से टेस्टिंग किट है, ठीक है, एक टेस्टिंग किट है जिसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों की नई परत खोजी है? तो कौन से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो स्विट्जरलैंड में आपका ये यूनिवर्सिटी है, बेशेल यूनिवर्सिटी, वहीं के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका विकास किया गया है। और खोजी गई जो आपका खोज किया गया है नवीन परत का नाम क्या रखा गया है? तो मस्कुलस मस्सेटर पार्स कोरोनिडिया इसका नाम रखा गया है, जो बेसल विश्वविद्यालय के द्वारा, वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा, वहाँ के शोध छात्रों के द्वारा ये आपका मानव जबड़े की मांसपेशियों की नई परत की खोज की गई है। आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग हेतु कौन से टीके एवं दवा को मंजूरी दी गई है? आपातकालीन स्थिति में किसको? तो कार्बोवैक्स को, कोवोवैक्स को तथा मोलनुपिराविर को जो है आपातकालीन स्थिति में मंजूरी दी गई है इसके प्रयोग करने की। और हमारे देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट टीका नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है कार्बोवैक्स। क्या नाम है? कार्बोवैक्स इसका नाम है, जिसे बायोलॉजिकल ई के द्वारा हैदराबाद जिसका संस्थान है, ठीक है, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। और ये आपका कोवोवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोवोवैक्स का निर्माण किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? कोवोवैक्स का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। मोलनुपिराविर को मर्क द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इन तीनों को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसको आपातकालीन मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा है 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने टेस्ट किट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा टेस्ट विकसित किया गया 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता। और साथ ही में एक जांच के द्वारा सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कोरोना वायरस वेरिएंट, जितने भी कोरोना वायरस वेरिएंट हैं, उसका पता लगाने वाली किट का नाम क्या दिया गया है? उसका नाम है कोवी डेल्टा। यानी जितने भी प्रकार के कोरोना के वेरिएंट हैं, उन सभी वेरिएंट का पता लगाने वाला जो किट है उसका नाम है कोवी डेल्टा। नेक्स्ट हमारा है किसने विकसित किया इस कोवी डेल्टा को? तो यहाँ पर जीन पैड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। और सार्स सीओवी के आणविक परीक्षण के लिए कितनी प्रणालियों को मंजूरी दी गई? तो 9 प्रणालियों को मंजूरी दी गई है। वो 9 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? तो खुली प्रणाली आर्टिफिशियल, उसके अलावा दूसरी कौन सी है? तो ट्रूनेट, तीसरी है जीन एक्सपर्ट, चौथा है RTLAMP, उसके अलावा पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है यहाँ पर CRISPR या TAT-AMD चेक फेलुदा, इसकी पांचवी जो प्रणाली है। छठवीं कौन सी है? तो एबॉट इंडिया। सातवीं है एक्ला बाई थर्मोफिशर। आठवां है रैपिड RT-PCR और 9वां है कोविडीएक्स डायरेक्ट प्लेक्स, जो है इसकी 9 प्रणालियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इन प्रणालियों को मंजूरी कौन दिया है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। और विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स कौन सा है? ये आपका स्वदेश। कौन सा? स्वदेश नाम है इसका। विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है, जिसको विकसित किया है किसने? DBT यानी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने। किसने? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने, जिसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में, उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। वह संस्था जिसने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यहाँ पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और नोरो वायरस कौन सा? अभी तक था कोरोना वायरस। ये आपका है नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो केरला में हुई है। और लंदन में एक नई कंपनी आइमो, यहाँ पर
आइसोमॉर्फिक लैब लॉन्च करने वाला मूल कंपनी कौन सी है? उसका नाम है अल्फाबेट इंक। कौन सा? अल्फाबेट इंक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका केरल है ये रोगों का द्वार है। जितनी प्रकार के रोग हैं वो सारे इसी रास्ते से होकर भारत में शुरुआत होती हैं। आइसोमॉर्फिक लैब कंपनी लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो गंभीर रोगों के लिए दवा की खोज एवं दवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइसोमॉर्फिक लैब के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो डेमिस हशाबिस को नियुक्त किया गया है आइसोमॉर्फिक लैब के सीईओ के रूप में। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली यानी पहली टैबलेट को मंजूरी देने वाला देश कौन सा था? पहली टैबलेट का जो निर्माण किया गया था कोविड-19 के लिए, इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था। और विश्व की पहली गोली जो है उसका नाम क्या है? तो मोल्यूपिराविर, जिसको भी हमने बताया था प्रतिबंधित है लेकिन आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग सूची हेतु भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है डब्ल्यूएचओ ने कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है आपातकालीन हेतु? तो कोवैक्सीन को दिया गया। किसको? कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और देश के प्रथम एक स्वास्थ्य यानी वन हेल्थ कंसोर्टियम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया, इसका जो शुभारंभ किया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान मिशन कवच कुंडल। कौन सा? मिशन कवच कुंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आपके अभियान हैं ज़्यादातर वो कोविड से संबंधित हैं, क्योंकि कोरोना ने ही 2-3 साल सबको परेशान किया है। यानी ज़्यादातर जो आपके पॉइंट बनेंगे यहाँ पे वो सारे कोविड बीमारी से बनने वाले हैं आपके करंट अफेयर में। तो मिशन कवच कुंडल प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमानित पहली मलेरिया रोधी टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? आरटीएस। और आरटीएस यस टीके का व्यवसायिक नाम क्या रखा गया है? तो मॉस क्यूरिक्स इसका नाम रखा गया है, जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अनुमोदित किया गया पहला मलेरिया रोधी टीका है। पहले मलेरिया रोधी टीके मास क्यूरिक्स को विकसित किसने किया है? तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा विकसित किया गया, जो एक ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी है, उसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और भारत के औषधि महानियंत्रण की विषय विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु जिस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोवैक्सीन। ये वही कोवैक्सीन है जिसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा आपातकालीन मंजूरी की अनुमति भी दी गई है। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो प्राप्त भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में किसको मान्यता दिया गया है? तो भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मांडा भैंस को मान्यता दी गई है। किसे? मांडा भैंस को। नेक्स्ट हमारा है कुत्तों से होने वाला रैबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2030। कौन सा? राष्ट्रीय कार्य योजना 2030 को यहाँ पर तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा इसको तैयार किया गया है कुत्तों से होने वाले रैबीज टीके, रैबीज के उन्मूलन के लिए। और जाइडस कैडिला के द्वारा विकसित कोविड-19 टीका, जिसे भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने से आपातकालीन उपयोग होती मंजूरी प्राप्त हुई है, तो उसका नाम क्या है? जाइकोव डी। जाइडस कैडिला के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और बच्चों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए उपयुक्त विश्व का पहला डीएनए आधारित कोविड-19 टीका कौन सा है? तो ये जाइकोव डी है। कौन सा? विश्व का पहला डीएनए आधारित जो टीका है उसका नाम है जाइकोव डी, जिसे डीसीजीआई के द्वारा मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव डी का विकास भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साझेदारी में किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो मिशन कोविड सुरक्षा के तहत किया गया है। और 2 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के बच्चों हेतु कोविड-19 टीकाकरण को प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने 2 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो उसका नाम क्या है? क्यूबा। क्यूबा के द्वारा विकसित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 सितंबर को किसे लॉन्च किया गया है? आयुष्मान भारत
डिजिटल मिशन को। किसको? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। टीका नेक्स्ट हमारा है, टीकों से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है तेलंगाना। यानी सिंपल सी बात है, तेलंगाना के द्वारा ड्रोन का प्रयोग किया गया है टीकाकरण के लिए, टीकों को उनके नियत जगह तक पहुंचाने के लिए। और तेलंगाना के जिस जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है उसका नाम है विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई है। और भारत के पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरल में। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेबीज मुक्त होने वाला कौन सा? गोवा बना है। और गोवा में रेबीज नियंत्रण का कार्य संचालित होता है मिशन रेबीज परियोजना के माध्यम से। रेबीज है क्या? तो एक विषाणु जनित रोग है और WHO द्वारा मलेरिया मुक्त अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसको घोषित किया गया है WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है चाइना। चीन को घोषित किया गया है। कोविड-19 महामारी की दवा जिसके आपात प्रयोग को DCGI के द्वारा मंजूरी दी गई है तो उसका नाम है 2DG। और 2DG का पूरा नाम क्या है? 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है जिसे मंजूरी दी गई है। कोरोना की दवा है महामारी की। और SARS-CoV-2 विषाणु के नए संस्करण का पता कौन से देश में चला है? SARS-CoV-2 विषाणु के पता कहाँ पर चला है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसको नाम दिया गया है इस संस्करण को B.1.1.529 या फिर इसका नाम है ओमिक्रोन। क्या नाम है? ओमिक्रोन इसका नाम दिया गया है। और कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। इस नए स्ट्रेन का नाम क्या है? तो VUI 2020-12/01 जो है इसका नाम रखा गया है, जो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ पर मिला है? तो यूनाइटेड किंगडम में मिला है। और सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किया गया कोरोना वायरस का स्वरूप, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया है, तो उसका नाम वो कौन सा है? तो कोरोना का स्वरूप वो है B.1.617। ये भारत के द्वारा चिन्हित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के संस्करण B.1.617 को क्या नाम दिया है? तो उसका नाम है डेल्टा। सबसे पहले भारत में खोजा गया है और इसके उप प्रकार B.1.617.2 को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है डेल्टा प्लस। ठीक है, डेल्टा प्लस नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर प्लस थोड़ा सा ऐड हो गया है, पॉइंट यहाँ पर .2। नेक्स्ट हमारा है, सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम में खोजे गए कोरोना वायरस के B.1.1.7 संस्करण का WHO द्वारा नाम दिया गया है कौन सा? अल्फा नाम दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया जो ये वायरस है आपका, इसके संस्करण का WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? बीटा नाम दिया गया है। कौन सा? B.1.351। और P.1 संस्करण को WHO द्वारा गामा नाम दिया गया है। कहाँ पर मिला है? तो ब्राजील में। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। कौन सा आपका जो कोविड का जो कौन सा वेरिएंट है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस देश से इसकी प्राप्ति हुई है और उनका नाम क्या है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है पर्यावरण विज्ञान। कौन सा? पर्यावरण विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने इस फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बनते हैं इस पूरे एक वर्ष के अंतर्गत। तो पहला हमारा है 52वां बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य राजस्थान। 51वां कौन सा था? तो श्री विल्लुपुतुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। और ये आपका लगभग 1016.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में था, जो तमिलनाडु का है। और नेक्स्ट हमारा है कि श्री विल्लुपुतुर मेघमलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभ्यारण्य है, यानी ये तमिलनाडु का 5वां बाघ अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में स्थित 4 अन्य बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं? तो कलक्कड़, मुंडनाथुरई, अन्नामलई, मुदुमलई और सत्यमंगलम। इसी सत्यमंगलम को TX2 अवार्ड दिया गया है इस बार, TX2।
नेक्स्ट हमारा है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां सत्र आयोजित हुआ है 9 से 13 मई 2022 के बीच में। और विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो FAO के द्वारा, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान इसको जारी किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सियोल, दक्षिण कोरिया में। इसका थीम क्या है? तो वन के साथ एक हरित, स्वास्थ्य एवं लचीले भविष्य का निर्माण, यानी बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, इसकी थीम रखी गई है। वन पृथ्वी की कुल भूसतह के कितने प्रतिशत पर है? तो 31 होना कितना चाहिए? तो कम से कम 33% होना चाहिए। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरुआत की गई है? तो जोरहाट, असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरुआत किया गया है? तो जोरहाट, असम में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है, ये जो संयंत्र है प्रतिदिन कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? तो अभी 10 किलोग्राम, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ा करके 30 किलोग्राम करने की संभावना है। ये पॉइंट भी ध्यान याद रखिएगा। और कौन से सशस्त्र बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन किया है? तो उसका नाम है भारतीय तटरक्षक बल ने। भारतीय तटरक्षक बल ने प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया है। तो इसका 8वां संस्करण है। आयोजन 1920 अप्रैल को। आयोजन स्थल कौन सा है? तो मोर्मुगोआ पत्तन। कहाँ पर है? तो ये आपका बंदरगाह है गोवा में, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड एयर क्वालिटी यानी IQ इंडेक्स। तो ये आपका IQ एयर इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई? तो IQ एयर के द्वारा, जो स्विट्जरलैंड स्थित एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, उसी के द्वारा जारी किया गया है। और वर्ल्ड IQ आपकी जो रिपोर्ट है कितने देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है? तो ये टोटल 117 देशों के आंकड़ों पर आधारित है ये आपका रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो वो बांग्लादेश है, चाड है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और भारत है। ये शीर्ष 5 देश हैं, याद रखिएगा। इस IQ जो आपका इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार शीर्ष जो 5 देश हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस एयर क्वालिटी जो आपका है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? तो पहला है भिवानी, दूसरा है गाजियाबाद, फिर है दिल्ली, जौनपुर और फैसलाबाद। टोटल ये 5 शहर हैं जो दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित शहर में इनकी गिनती है। और किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क को। ठीक है, जो कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल में, सॉरी हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा में है, याद रखिएगा। अरावली जैव विविधता पार्क को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये आपका हरियाणा में। कहाँ पर है? तो हरियाणा गुरुग्राम में। OECM का दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के द्वारा दिया गया है। और किसके द्वारा? प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर? तो इंदौर में। अगला हमारा है आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं का एकीकरण प्रबंधन परियोजना का वित्त पोषण किया जाता है किसके द्वारा? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। और इस परियोजना में भारत की कितनी आर्द्रभूमियां हैं? तो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है शास्तमकोटा झील केरल में, दूसरा है हरिके झील पंजाब में और तीसरा है बिहार की कबरताल झील। ये 3 झीलें शामिल हैं, इन 3 आर्द्रभूमियां शामिल हैं इस आर्द्रभूमि जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं के एकीकरण प्रबंधन में, इस परियोजना में। नेक्स्ट हमारा है महासागरों में
प्लास्टिक प्रदूषण की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर के रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? तो ये विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा यानी WWF के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री प्रजातियों, विविधता और पारितंत्र पर प्रभाव, इसका शीर्षक रखा गया है। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में ये आपका बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है, यह हाइड्रोजन संयंत्र किसका संयुक्त उद्यम है? तो वाटोमा एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी का। और शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में छिपकली की एक किस नई प्रजाति की खोज की है? हाल ही में एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? हेमीडेक्टाइल्स ईसाई। क्या है? हेमीडेक्टाइल्स ईसाई उसका नाम है, जिसका अभी हाल ही में खोज किया गया है। और ये प्रजाति किस जीनस से संबंधित है? तो हेमीडेक्टाइल्स गोल्डफिश से संबंधित है। ये इसकी आपकी ये प्रजाति जो आपकी अभी हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व के किस देश ने पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट, नाम क्या है? द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित K2X पुरस्कार, कौन सा? K2 यहाँ पर TX2 अवार्ड, TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, आपको बताया भी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को यह आपका अवार्ड दिया गया है। TX2 का मतलब होता है टाइगर का 2 गुना होना, उसी को यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेपाल के किस राष्ट्रीय उद्यान को यह पुरस्कार मिला है? तो बारदिया राष्ट्रीय उद्यान को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। और यहाँ पर चरम मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित राज्य इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है मौसमी घटनाओं से। नेक्स्ट हमारा है, 1901 से 2021 के बीच में सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा है? तो 2016। और बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया गया है? मलेशिया में आयोजित किया गया है। और भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास में एक साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने, और कौन से देश ने? तो भारत और डेनमार्क के बीच में अभी हाल ही में ये संधि हुई है, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की यात्रा पर थे। ठीक है, डेनमार्क की यात्रा पर थे जब ये आपका जनवरी के महीने में। और अभी फिर से हमारे डेनमार्क की यात्रा किया था प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट हमारा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और ISFR यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। भारत में कुल वनावरण यह क्षेत्रफल कितना है? तो 80.9% है, जो देश के टोटल क्षेत्रफल का 24.62% है, जबकि 33% कम से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 2021 की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। उसके अलावा देश के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, जबकि कुल वृक्षावरण कितना है? तो वृक्षावरण है 9.57 मिलियन हेक्टेयर, जो देश के टोटल क्षेत्रफल का 2.91% है। इस रिपोर्ट में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो टोटल 1540 वर्ग किलोमीटर की, जो कितना है? तो लगभग 0.22% की वनावरण में वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के आधार पर। 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से, यानी कौन कौन से शीर्ष राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में
537, कर्नाटका में 155 और झारखंड में 110। इस प्रकार से ये शीर्ष 5 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वनावरण है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग केवल 6.15%। यानी सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना कम है, क्योंकि टारगेट तो 33% है और टारगेट से बहुत दूर है हम लोग उत्तर प्रदेश में वनावरण। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 12 वर्ग किलोमीटर की। 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो 0.08%। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं जहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सोनभद्र पहले स्थान पर है, लखीमपुर खीरी दूसरे पर है, मिर्जापुर तीसरे पर है, पीलीभीत चौथे पर है और चित्रकूट है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा है ISFR, यानी इस आपकी रिपोर्ट के अनुसार से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 जिले, यानी सर्वाधिक वनावरण का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में है, तो वो सोनभद्र में है, चंदौली में है, चित्रकूट में है, चौथे पर है पीलीभीत और 5वें पर है श्रावस्ती। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश पहले पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे पर है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, ना कि परसेंटेज के, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट भी बदलेगा, देखते रहिए। क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है, मिजोरम में, फिर अरुणाचल में है 79.33%, मेघालय में 76, मणिपुर में 74.34 और नागालैंड में 73.90% है, याद रखिएगा इस रिपोर्ट के हिसाब से। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है, यानी हमारे देश के कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके राज्यों में टोटल वनावरण जो है 33% से ज़्यादा है। तो कितने राज्यों में, तो 17 राज्यों में ज़्यादा है 33% से, और कितने राज्यों में 75% से अधिक क्षेत्रफल है वनाच्छादित, तो लक्षद्वीप में है, मिजोरम है, अंडमान में, निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर ये इनका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वनावरण का 75% से अधिक है। नेक्स्ट हमारा है देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है, तो मैंग्रोव क्षेत्रफल है 4992 वर्ग किलोमीटर, यानी हमारे टोटल क्षेत्रफल का लगभग 0.15%। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, लगभग 42.35% वन अकेले पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में है, ये आपका उत्तराखंड में। और अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल यहाँ पर नामांकित किया गया 2022-23 के लिए। कौन सा है स्थल वो, तो उसका नाम है होयसल मंदिर। कौन सा, होयसल मंदिर को शामिल किया गया, याद रखिएगा इस रिपोर्ट में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी है कि होयसल मंदिर को, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा होयसल मंदिर कौन सी शैली में है मंदिर बना है, तो द्रविड़ शैली में, जो 12वीं से 13वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। और कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया नामक कार्य योजना किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत में कितने चीते लाए जाएंगे, तो टोटल 50। ठीक है, 50 चीते लाए जाएंगे भारत में, याद रखिएगा अगले 5 वर्षों में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये चीते कहाँ से लाए जाएंगे, तो इन चीतों को लाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। और किसने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया है, भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस, IMD यानी इंडियन का, भारत का जो मानसून डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये आपका एटलस को विकसित किसने किया, तो IMD के जलवायु अनुसंधान और सेवा कार्यालय पुणे के द्वारा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग यानी मेढक की किस नई प्रजाति की अभी हाल ही में खोज की है, तो ग्रेटा थनबर्ग, जो एक प्रकार के पर्यावरणविद हैं, ग्रेटा थनबर्ग
वही आपकी खोज की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रिस्टीमोंटिस ग्रेटा थनबर्ग इसका नाम रखा गया है। और ग्रेटा थनबर्ग है कहाँ की? तो स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, याद रखिएगा, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? हमारे देश में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पर? केरल में। ठीक है, केरल में विकसित किया गया राज्य स्तरीय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन से देश में 6.6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है? डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है कहाँ पर? चाइना में। कितना पुराना है? तो 6.6 करोड़ वर्ष पुराना है। और किस राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और इसके किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इस जोन में घोषित किया गया है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को। तितली की किस प्रजाति की खोज की गई है? तो चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर की खोज की गई है तितली की। और यह तितली की प्रजाति किस स्थान पर मिली है? तो उसका नाम है दाजोंगू, सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में मिला है, दाजोंगू में। ये आपकी तितली चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर, इसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। और क्रिप्टोकार्य मुथुवारियाना नाम की एक नवीन पादप प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर? इडुक्की, केरल में। कहाँ पर? इडुक्की, केरल में खोजी गई है, जिसका नाम है क्रिप्टोकार्य मुथुवारियाना। नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। और दुर्लभ गुलाबी तेंदुआ भी हाल ही में देखा गया है कहाँ पर? तो रणकपुर क्षेत्र राजस्थान में देखा गया है। COP27 की मेजबानी 2022 में किसने किया है? तो ये आपका 2022 में कौन करेगा? तो मिस्र के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा COP27 की मेजबानी का। COP26 कहाँ पर हुआ है? तो ये COP26 ग्लासगो में हुआ है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है COP28 मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के द्वारा किया जाएगा। और नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 का 11वां संस्करण के तहत अर्थ गार्जियन श्रेणी के अवार्ड के विजेता कौन कौन बने हैं? अर्थ गार्जियन श्रेणी में कौन कौन है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन, केरल। ये दोनों आपके विजेता बने हैं अर्थ गार्जियन श्रेणी के अवार्ड के विजेता, अर्थ हीरोज अवार्ड का। नेक्स्ट हमारा है, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कौन सी? 15th इसकी सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन किया गया था कुनमिंग में, चाइना में। जैव विविधता पर आधारित था, कुनमिंग चाइना में आयोजन किया गया है। कब तक? तो यह आपका CBD COP15 के पहले चरण का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य में किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय चिड़ियाघरों और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सशक्तिकरण हेतु विजन प्लान 2021 से 31 जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर नाम की रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के विश्लेषण के अनुसार भारत में PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश है। और 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को शुद्ध करने में सक्षम भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है, जिसमें इसकी ऊंचाई कितनी है वायु शोधक की? तो 24 मीटर, 24 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला क्रियाशील स्मॉग टावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रियाशील स्मॉग टावर कहाँ पर इसको जो है लगाया गया, उद्घाटन किया गया? तो आनंद विहार, नई दिल्ली में। और गिलोय पौधे, गिलोय जो एक प्रकार से
जो आपके मेडिसिन के लिए यूज किया जाने वाला पौधा है, इसके जीनोम का अनुकरण करने वाला भारतीय अनुसंधान संस्थान कौन सा है? तो IISER भोपाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डॉपलर मौसम रडार और स्वदेशी GPS आधारित पायलट शॉन्डे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जम्मू में किया गया है, जम्मू में। और भारत के, हमारे देश के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। और यह है क्या? तो एक स्तनपायी जलीय जीव है जो आपका डुगोंग है, याद रखिएगा, ठीक है। IUCN की लाल सूची में डुगोंग को वर्गीकृत किया गया है, किस सूची में? तो वल्नरेबल सूची में शामिल किया गया है। और अगला हमारा क्वेश्चन है सीसा युक्त पेट्रोल। सीसा युक्त पेट्रोल की, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश कौन सा है? अंतिम देश कौन सा बना है सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति के लिए? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया के द्वारा ये किया गया है। वह संस्था जिसने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित किया, तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? UNEP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको घोषित किया गया है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है? फुझोऊ, चाइना में आयोजित की गई है। विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो 1154। कितने देशों से संबंधित हैं यह स्थल? तो 167 देशों से जुड़े हुए हैं। और वह स्थल जिसने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है, कौन सा स्थल है जिससे विश्व धरोहर का स्थल का जो दर्जा दिया गया था छीन लिया गया है? तो ये लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी ब्रिटेन में है, जिससे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर जो उसको एक प्रकार से इसका दर्जा दिया गया था, ये दर्जा छीन लिया गया है। और विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व के 2 अन्य स्थल कौन कौन से हैं? तो एल्ब घाटी है जर्मनी की, अरेबियन ऑरिक सेंचुरी है ओमान का। और भारत के 2 नए स्थल जिन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो रमप्पा और धौलावीरा को, ये 39वां है और ये आपका 40वां है। इसी के साथ हमारे देश में टोटल संख्या हो चुकी है 40। सुपर 40 क्लब में शामिल हो चुका है हमारा भारत। और इसमें और कौन कौन से देश हैं? तो भारत 40 स्थल, इटली में सबसे ज़्यादा हैं 58, फ्रांस में 49, जर्मनी में है 51, स्पेन में है 49, चीन में है टोटल 56। ये सारे याद रखिएगा। रामप्पा कहाँ पर है? तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है जो तेलंगाना में है। और रामप्पा मंदिर का निर्माण 1813 ईस्वी में हुआ था। किसने? रेचरला रुद्र के द्वारा करवाया गया था। और इसमें जो देवता स्थापित हैं उनका नाम क्या है? रामलिंगेश्वर स्वामी इसमें देवता हैं जो स्थापित हैं। रामप्पा मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था किसने? मार्को पोलो ने। मार्को पोलो के द्वारा जो एक प्रकार से यात्री था जो हमारे देश में आया हुआ था, उसी के द्वारा कहा गया था रामप्पा मंदिर को, मार्को पोलो के द्वारा। इस विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। और ये जो धौलावीरा है ये प्रथम हड़प्पाई स्थल जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। धौलावीरा स्थित है कच्छ के रण में और कर्क रेखा भी इससे होकर गुजरती है धौलावीरा से। क्यों दिया गया धौलावीरा? तो यहाँ पर इसकी जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण धौलावीरा को इस आपके विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा को स्थान दिया गया है, ठीक है। गुजरात में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? तो धौलावीरा हो गया, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हो गया, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क हो गया एवं रानी की वाव। इन स्थानों को जो है गुजरात में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल स्थलों की संख्या कितनी है? तो 52 है। और बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्रीय स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना कौन सी है? तो CA/TS जो है ये आपकी योजना शुरू की गई है बाघ संरक्षण के लिए। CATS क्या है? तो ये एक प्रकार से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड ये आपकी परियोजना है जिसको 2013 में लॉन्च किया गया है। और इसकी मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो टोटल 14 है। टाइगर रेंज देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 13, यानी 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर रेंज देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस,
कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और रशिया इसमें शामिल हैं। यानी आप देख सकते हैं ज़्यादातर दक्षिणी एशिया के जो देश हैं वो सारे देश इसमें शामिल हैं। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में निर्माण किया जा रहा है। और वैश्विक मीथेन आकलन यानी ग्लोबल मीथेन असेसमेंट जारी किया गया है किसके द्वारा? तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और वैश्विक मीथेन आकलन के अनुसार इस दशक में मानव जनित मीथेन उत्सर्जनों में कितनी कमी होगी? तो 45% की कमी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसको दिया गया है? ये विश्व के स्वच्छतम समुद्र तटों को दिया जाता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और इस बार 2020 में भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो 8 समुद्र तटों को। कितने? 8 समुद्र तटों को दिया गया है। जिनमें कौन कौन शामिल हैं 8 समुद्र तट? तो एक है आपका कप्पड़ केरल का, उसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव में है, कासरकोट तथा पदुबिद्री कर्नाटका में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन उड़ीसा में है, राधानगर कहाँ पर है? तो अंडमान एवं निकोबार में। टोटल 8 स्थलों को शामिल किया गया है। 8 जो आपके बंदरगाह हैं उनको शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले यहाँ पर बंदरगाह बने हैं। पुनः से आपका सितंबर 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के जिन 2 और समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है उनका नाम क्या है? तो कोवलम तमिलनाडु और ईडेन पाडू यहाँ पर पुदुचेरी में है। वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और आर्द्र भूमियों पर अभिशमय को किस नाम से जाना जाता है? तो रामसर अभिशमय के नाम से। कौन से? रामसर के नाम से। अभी हमने देखा ब्लू फ्लैग प्रमाणन, उसके अलावा आज हमने इसके पहले विश्व विरासत स्थलों की चर्चा की है। अब चर्चा करेंगे रामसर साइट के बारे में। ये रामसर जो आपका शहर है कहाँ पर है? ईरान में। और इसमें रामसर कन्वेंशन जो आपका होता है इसमें हस्ताक्षर करता देश कितने हैं? तो टोटल 172। पूरे विश्व में रामसर स्थलों की संख्या लगभग 2439 है। 2439 रामसर स्थल हैं, जिनमें से पहला स्थल कौन सा है जो 1974 में शामिल किया गया था? तो कोबोर्गो प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का। भारत में टोटल इस समय कितने हैं? तो 49 है इस समय टोटल हमारे देश में। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राम स्थलों की संख्या 2 है। पहला है तसो मुरारी और मुरारी झील 2002 में, और दूसरा है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में। इन दोनों को यहाँ आपकी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा है 2021 में 14 अगस्त को भारत में जो 4 नए रामसर स्थल घोषित किए गए कौन कौन से हैं? तो ये है आपका वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, भिंडवाशा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपका हरियाणा। ये चारों आपके इसमें शामिल हैं रामसर साइट में। और 8 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की जिस आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश में आपके हैं, यूपी में हैं। ये उत्तर प्रदेश वाले याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? तो बिजनौर और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है 2 फरवरी 2022 को भारत की जिन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है वो कौन से हैं? तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। खिजड़िया आपका कहाँ पर है? तो जामनगर गुजरात में है। और बखिरा कहाँ पर है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में टोटल रामसाइट स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 10 हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर रामसर स्थलों में अभी का जो आपका इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना जरूरी है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और हमारे उत्तर प्रदेश के जो अभी हाल ही में संत कबीर नगर का है बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रकार से आज का हमारा सेशन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमारे वैज्ञानिक परिदृश्य से उनको हमने डिस्कस किया है अपने सेशन में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वैज्ञानिक दृश्य आपके परिदृश्य में अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपका टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमने प्रयास किया है कि उसको हम अलग पार्ट में एक कन्वर्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे सेशन में, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है
एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन में अलग से पॉइंट हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जिसका रीज़न है अगर कोई अलग से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो आपका ये सेशन जो 1 से 1.5 घंटे का है, इसका टाइमिंग काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। यह आपकी बुक के फॉर्मेट में तैयार किया गया है, यानी आप जो बुक पढ़ने वाले हैं उस पूरी बुक का एनालिसिस है, याद रखिएगा, इसीलिए इसमें अलग से कोई चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं। ठीक है, तो एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और फिर से मिलते हैं अपने अगले पार्ट में वैज्ञानिक परिदृश्य में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।